नमस्कार मित्रों। तो आप सभी का ऑनलाइन स्पेशल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज अपन क्लास लेंगे राजस्थान जीके की, जिसके अंदर इतिहास, कला संस्कृति सभी शामिल है। तो आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। इस क्लास से लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर 20 से 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। जिसने ये क्लास देख ली उसका मानो आप राजस्थान जीके क्लियर है। और एक क्लास आगे और भूगोल और उसकी लगेगी, तो वो क्लास देखना। तो दो क्लास दूंगा, 2 क्लास इसकी लगेगी अभी जीके की, 2 क्लास रीजनिंग की और 2 क्लास हिंदी की लगेगी। तो बीएसटीसी का जिनका एग्जाम है वो तो कंफर्म एग्जाम से पहले ये देख लिया तो उनके लिए रामबाण साबित होगी। तो क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। आप क्लास शुरू करने से पहले माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समझाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समझाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। तो अपने को माता पिता के सपनों को पूरा करना है तो जी जान लगा के मेहनत करनी है और पसीना बहाना पड़ेगा। खून पसीना एक करोगे तभी अपन सफलता हासिल कर पाएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं अभी। तो मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर जहाँ तूफान भी घट जाते हैं वहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो अपने को जिद पे अड़ना है और मंजिल को घुटने टेकवाने हैं। तो मेहनत करनी होगी इसके लिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है, बताइए आप। बेराट सभ्यता कहाँ है? बेराट सभ्यता किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आप क्लास को पूरा देखना ध्यानपूर्वक। थोड़ा जल्दी लेते हैं क्योंकि ताकि हमने को जल्दी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है निपट जाए। तो बेराट सभ्यता है वो जयपुर जिले के अंदर मिली। कहाँ मिली? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर यहाँ पर एक बीजक डूंगरी है, बीजक पहाड़ी है, बीजक पहाड़ी। वहां पर एक बीजक पहाड़ी, बाणगंगा नदी है। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी है वो जयपुर में है। बाणगंगा नदी है जिसने अर्जुन ने तीर चलाया था। तो अर्जुन की तीर से बनी हुई नदी है जो ये बाणगंगा नदी आपकी। तो अर्जुन की गंगा इसे बोला जाता है। और आप देख लीजिए ये। और यहाँ पर एक भीम तालाब भी है। कौन सा तालाब है? भीम तालाब। तो ये भीमजी पांडु ने अपने घुटने से बनाया तो भीम तालाब नाम हो गया इसका। तो ये बीजक डूंगरी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? बीजक डूंगरी पर बना हुआ है जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो जयपुर पूछ लिया जाता है जयपुर का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई मानसिंह द्वितीय। कौन था? सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय अंतिम शासक था। तो इसने ये राजस्थान का मतलब बाद में वो इसको बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया, राज प्रमुख। और ये राज प्रमुख रहते हुए इसने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल को शपथ दिलाई। प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल तो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह। तो गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ किसने दिलवाई? तो वो गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ दिलाई वो दिलाई सवाई मान सिंह ने शपथ दिलाई। शपथ दिलाई सवाई मान सिंह ने दिलाई। ठीक है, ये प्रथम होते। और प्रथम मुख्यमंत्री आपको पूछ लिया जाए, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत सीएम, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री वो थे आपके हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित सीएम वो थे आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। वो कौन थे? वो थे आपके टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम
पालीवाल। तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वीडियो बाद में और देख लेना आप। ये टीकाराम पालीवाल थे, वो थे अपने निर्वासित मुख्यमंत्री राजस्थान के। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, जिसके अंदर सभी रियासतें 19 रियासतें 3 ठिकाने थे वो शामिल किए गए, और राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया उस टाइम। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, और 1 नवंबर 1956 को ही ये राज्यपाल का पद का सृजन हुआ। तो एक क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? वंश भास्कर के रचयिता, वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? तो कौन थे इस वंश भास्कर के? आपको पता हो तो वंश भास्कर के रचयिता थे वो थे सूर्यमल मिश्रण, कवि सूर्यमल मिश्रण। ये कहाँ के निवासी थे ये भी पूछ लिया जाए तो ये बूंदी के थे। कहाँ के थे? बूंदी के थे कवि सूर्यमल मिश्रण, वो कहाँ के थे? और एक और लिख दीजिए इससे लगा, मारवाड़ परगना री विगत, मारवाड़ रे परगना री विगत किसने लिखी? परगना री विगत ग्रंथ के रचयिता कौन थे? मारवाड़ के परगना री विगत ग्रंथ के रचयिता थे वो थे मुहनाथ नैणसी। आपके कौन थे? मुहनाथ नैणसी। क्लास क्लियर है? मुहनाथ नैणसी थे। तो आगे देखिए, और मुहनाथ नैणसी है, इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुहनाथ नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल। तो पूछा जाता है राजस्थान का अबुल फजल किस कवि को कहा जाता है? तो आप बता देना, राजस्थान का अबुल फजल है वो मुहनाथ नैणसी को कहा जाता है। और किसने कहा ये पूछ लिया जाए तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? यहाँ लिख दे, मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा इनको, क्या कहा? राजस्थान का अबुल फजल। किसे कहा? मुहनाथ नैणसी। इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर। तो ये पूछा जाता है राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गजेटियर है वो किसको कहा जाता है? मुहनाथ नैणसी को। जोधपुर का दरबारी कवि था जसवंत सिंह का। ध्यान रखिए, पूछ लिया जाए किसका ये कवि था वो, तो अपना जसवंत सिंह का कवि था ये दरबारी कवि। आगे देखते हैं, एक ये संस्कृत सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला, सरस्वती संस्कृत पाठशाला आप लिखिए, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, इसका निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण है वो अजमेर के अंदर है। ये कहाँ है? अजमेर के अंदर बनवाई गई। किसने बनवाई? तो विग्रहराज सतुर ने बनाई। किसने बनाई? विग्रहराज सतुर। चौहान शासक था विग्रहराज सतुर। और इसका ग्रंथ है वो है, अब विग्रहराज सतुर, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बाद में देखेंगे। ये सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनवाई, ये बनवाई विग्रहराज सतुर ने। और इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया। 2.5 दिन के झोंपड़े में, 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है भारत के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ये आप देख लीजिए, सरस्वती कंठाभरण को यहाँ बना, इसको 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर बना दिया। ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है इसे। ठीक है, तो आगे देखिए आप, आगे देखिए आप, राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ? राजस्थान का
प्रथम शाखा, तो राजस्थान का प्रथम शाखा है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपके रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। तब रणथंभौर का शासक कौन था? तो रणथंभौर का शासक कौन था वहां पर? हमीरदेव। कौन थे? हमीरदेव। और सामने कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्टकट में इसे क्या कहा जाता है? एके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग में 1301 के अंदर। तो हमीरदेव ने केसरिया किया और रानी ने वो जोर किया। तो राजस्थान का प्रथम शाखा, और इसे राजस्थान का जल जोहर, प्रथम और एकमात्र राजस्थान का जल जोहर भी कहा जाता है। तो इनकी रानी थी रंग देवी। रानी रंग देवी कौन थी? रानी रंग देवी। इन्होंने किया था जल जोहर। क्या किया? आपके वो किया जल जोहर। तो राजस्थान का प्रथम शाखा और ये प्रथम और एकमात्र जल जोहर है। राजस्थान का प्रथम व एकमात्र जल जोहर, प्रथम व एकमात्र जल जोहर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी करना है वो कर लीजिए आप जल्दी, फिर आगे देखते हैं। और साके देख लीजिए आप। 2.5 दिन के साके हैं वो कहाँ से प्रसिद्ध हैं? तो जैसलमेर के हैं। तो 2.5 दिन का साका किसी बोला जाता है, ये आप देख लीजिए आप ध्यानपूर्वक। 2.5 दिन के साके कहाँ पर प्रसिद्ध हैं? 2.5 दिन नहीं, मतलब 2.5 साके। 2.5 साके हैं वो जैसलमेर के हैं। 2.5 साके जैसलमेर में। 2.5 साके कैसे, मतलब साका किसे बोला जाता है? साका जिसमें राजा करता है वो करता है केसरिया। क्या करता है? केसरिया। राजा द्वारा किया जाता है युद्ध भूमि में केसरिया। और रानी है, और रानी के द्वारा क्या होता है? तो रानी के द्वारा लिख दीजिए जोहर। क्या होता है? जोहर। इसको मिला के क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। और जिसके अंदर एक कामनी और एक हो उसे क्या जाता है? अर्ध साका। तो अर्ध साका कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? राजा लोणकरण थे। राजा लोणकरण के समय हुआ था अर्ध साका। इस समय राजा लोणकरण तो युद्ध भूमि में शहीद हो गए, केसरिया किया, लेकिन रानियों ने पीछे जोर किया नहीं कि राजा गए तो गए, अपन तो नहीं जाएंगे इनके पीछे। तो रानियों ने जोर किया ही नहीं। तो इसमें राजा लोणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ था। पूछ ले जाए अर्ध शाखा क्यों हुआ? तो वो राजा लोणकरण के समय हुआ और रानियों ने जोहर नहीं किया। और अब लगभग राजस्थान के काफी दुर्गों में ये शाखे हुए थे। और रणथंभौर दुर्ग था उसके बारे में कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है बाकी किले सब खुले हैं लेकिन ये किला पत्थर बंद है। रणथंभौर हेतु, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या कहा गया? ये किला पत्थर बंद है। क्या है? पत्थर बंद है। बाकी सब किले नंगे हैं। बाकी सब किले नंगे हैं। तो ये वाक्य किसने कहा? पूछ लिया जाता है। किस किले के बारे में कहा गया ऐसा पूछ लिया जाए तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और किसने कहा? तो वो कहा अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। ये ऐसा वाक्य किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। और रणथंभौर दुर्ग पर जब 1301 में आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, और इसमें आक्रमण करके ये अपने अंडर में कर लिया था, उस दिन क्या कहा गया? इस किले के बारे में कहा गया कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट बात है कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और एक कहा गया कि कुफर का गढ़ आज टूट गया है। तो वो किसके बारे में कहा गया? वो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह। उस समय वो औरंगजेब शासक था। औरंगजेब ने इनको काबुल अफगानिस्तान की तरफ भेजा था युद्ध करने के लिए, और वहां पर ये जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। तो पीछे औरंगजेब ने कहा आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। क्या कहा? कुफर का दरवाजा टूट गया है। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के बारे में कहा गया
तो उनके छोटे पुत्र थे, उनको फिर इस्लाम धर्म ग्रहण करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं की। और उस समय वीर दुर्गादास राठौड़ थे, जिन्होंने जसवंत सिंह के पुत्र को, अजीत सिंह को वहां से कैद से छुड़ाया औरंगजेब की, और इनको बाद में यहाँ जोधपुर ले गए और 1707 में ये वापस अजीत सिंह शासक बने थे। तो अपन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का उद्वारक किसे कहा जाता है? क्या मेवाड़ का उद्वारक, मेवाड़ का उद्वारक किसे कहा गया? तो मेवाड़ का उद्वारक है वो कहा गया राणा हमीर को। किसे कहा गया? राणा हमीर को मेवाड़ का उद्वारक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये राणा हमीर लाका के दो पुत्र थे, जिन्होंने एक ने इधर मेवाड़ में और एक सिसोदा, राणा हमीर ने सिसोदा गांव में राणा शाखा की स्थापना की और वहां पर शासक बना। तो पीछे यहाँ पर आक्रमण हुए, मतलब दिल्ली से आक्रमण हुए, तो वहां का ये मेवाड़ का किला वो था, सिद्धौड़ पर आक्रमण करके अपने अंडर में कर लिया। यहाँ का उन्होंने अंडर में किया। फिर राणा हमीर यहाँ आए और इन्होंने वहां के शासक को हराया और अपना अधिकार स्थापित किया राणा हमीर ने वापस मेवाड़ पर। तो इसलिए इसको राणा हमीर को मेवाड़ का उद्वारक कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे देखते हैं, एक कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह वो किसे कहा जाता है? वो आप देखिए, मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह वो कहा जाता है आपके राव सुंडा को। किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है राव सुंडा को? तो क्या हुआ, राणा सुंडा के पिता का नाम था राणा लाखा। क्या था? राणा लाखा। तो राणा लाखा और इधर जोधपुर के शासक थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, मतलब रणमल की बहन थी, तो रणमल की बहन का विवाह करना चाहा किसके साथ में? इसका राणा लाखा का पुत्र कौन था? ये था पुत्र राव सुंडा। तो राव सुंडा था पुत्र। तो राव सुंडा रणमल की बहन थी, बहन का नाम था हंसाबाई। क्या था? जोधपुर मारवाड़ की रणमल की बहन, रणमल की बहन हंसाबाई, हंसाबाई रणमल की बहन हंसाबाई थी। तो इसका नारियल इसके साथ भेजना था, लेकिन इसके साथ भेजते हुए क्या किया, राव सुंडा के साथ तो भेजा नहीं, नारियल भेज दिया राणा लाखा के, और राणा लाखा के साथ शादी करवा दी हंसाबाई की। इसे अनमेल विवाह कहा जाता है, क्योंकि हंसाबाई थी मात्र 18 वर्ष की और लाखा था 58 वर्ष का, तो इसे अनमेल विवाह कहा जाता है। तो राणा लाखा ने, और इसमें शर्त क्या रखी? शर्त रखी कि जिस हंसाबाई के जो भी पुत्र होगा उसे इसका मतलब धर्म वापस उत्तराधिकारी बनाया जाएगा राणा लाखा का। मतलब राणा लाखा की मृत्यु के बाद किले का अधिकार मेवाड़ का शासक किसे घोषित किया जाएगा? हंसाबाई के पुत्र को घोषित किया जाएगा। तो इसका पुत्र हुआ मोकल बाद में, तो मोकल पुत्र हुआ तो हंसाबाई, फिर राणा राव सुंडा मतलब इनके पुत्र थे, लेकिन मोकल को बनाया गया राणा लाखा की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी। तो मोकल ने, ये हंसाबाई इसको गलत दृष्टि से देखती राव सुंडा को कि कहीं मेरे मोकल को मार के ये शासक ही बन जाए। तो मारवाड़ के रणमल को वहां का इसका सैनिक मोकल का वो स्थापित किया और बनाया गया। तब इसको गलत नीति से देखती हंसाबाई, तो राव सुंडा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मेवाड़ से चला गया। तो फिर इसको इसलिए भीष्म पितामह कहा जाता है मेवाड़ का। आगे देखिए आप, मेवाड़ में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये देखिए आप, हल्दी घाटी का युद्ध पूछ लिया जाए, हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, ये आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वो 18 या 21 जून 1576। 18, 21 एक डेट कोई भी डी कर सकते हैं, आपको 18 भी मिल सकते हैं और 21 भी मिल सकते हैं। तो 18 या 21 जून 1576, यह आप डेट ध्यान रखेंगे। किसके मध्य हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वो हुआ आपके महाराणा प्रताप, इधर थे महाराणा प्रताप और सामने कौन थे? अकबर की सेना थी। कौन सी? अकबर, और अकबर की सेना थी, लेकिन इसका कौन कर रहा था? अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अकबर की सेना का नेतृत्व आगे नेतृत्व वो कर रहा था मान सिंह। कौन कर रहा था? मान सिंह कच्छावा था, मान सिंह। जयपुर आमेर का शासक था मान सिंह।
मान सिंह, तो ये कर रहा था नेतृत्व अकबर की सेना का। और फिर ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें वर्तमान 2017 में प्राचीन इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय घोषित की गई। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इसको कर्नल जेम्स टॉड ने, जो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा? आगे मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, ये पूछ देता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने। हल्दी घाटी मेवाड़ का मैराथन कर्नल टॉड ने। किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, तो आप आगे देखिए। सॉरी, मेवाड़ का मैराथन है वो तो कहा जाता है आपके दिवेर के युद्ध को, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपॉली। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपॉली। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहते हैं? मेवाड़ की थर्मोपॉली। और मेवाड़ का थर्मोपॉली और मेवाड़ का मैराथन है। मैराथन वो किसे कहा जाता है आपके? वो कहा जाता है दिवेर का युद्ध को, दिवेर युद्ध। ये दोनों ही कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। ये थर्मोपॉली, वास्तव में थर्मोपॉली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यूनान में एक जगह का नाम है थर्मोपॉली, तो वहां भी युद्ध हुआ था, तो उसके आधार पर थर्मोपॉली नाम दिया गया था। मैराथन दिवेर का युद्ध ये आपके 1582 में हुआ था। 1582 में हुआ था। इसके हल्दी घाटी के अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र। तो आगे देखेंगे आप। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? वीर भारत समाज की स्थापना, वीर भारत समाज की स्थापना आपके 1910 के अंदर की गई। 1910 में मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ शासक फतेह सिंह। मेवाड़ शासक फतेह सिंह था। कौन था? फतेह सिंह। और मेवाड़ का शासक कौन था? ये आप लिख दीजिए। मेवाड़ का शासक था वो फतेह सिंह था। तो ये किसके संयोग से की गई? ये अपने विजय सिंह पथिक संयोग, विजय सिंह पथिक, और इनके साथ में एक और था। कौन था? वो लिखते आप, गोपाल सिंह खरवा। कौन था? इनका संयोग से की गई, गोपाल सिंह खरवा। इनके संयोग से की गई वीर भारत समाज की स्थापना 1910 के अंदर। मेवाड़ का उसके साथ समय था फतेह सिंह, और मेवाड़ के शासक फतेह सिंह के समय दिल्ली में दरबार आयोजित हुआ था। उस समय फतेह सिंह जा रहे थे दरबार में भाग लेने, लेकिन केसरी सिंह भारत ने अपने चेतावनी सुंगटिया शॉर्ट सुनाई, तो वो शॉर्ट सुन के फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेने नहीं गए, रुक गए थे। तो आप ये ध्यान रख के लिख दीजिए। तो केसरी सिंह को फतेह सिंह का दरबारी कवि कहा जाता है, दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं। छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। और बड़ी तीज है, बड़ी तीज को कहा जाता है सातुड़ी तीज। क्या कहा जाता है आपके? सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज। क्या कहा जाता है? बूढ़ी तीज। और बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज। क्या कहा जाता है? कजली तीज।
ये नाम है इसके। ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपके भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया। अभी गई है 2-4 दिन पहले भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अंधारापन मनाई जाती है बड़ी तीज, और छठ मनाई जाती है एक हल षष्ठी। ये भी भाद्रपद माह की कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है हल षष्ठी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का दिवस मनाया जाता है, उसकी याद में हल षष्ठी कहा जाता है। तो हल षष्ठी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाई जाती है। और कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण आठम को कृष्णाष्टमी कहा जाता है। कृष्ण भगवान के जन्म दिवस पर कृष्णाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है। राजा अष्टमी है वो शुक्ल पक्ष में भाद्रपद शुक्ल आठम को मनाई जाती है, वो मनाई जाती है राजा अष्टमी। तो आगे देखेंगे आप। आगे देखते हैं अपन। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? आप देखिए, मारवाड़ का प्रताप। तो मारवाड़ का प्रताप है वो किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी। क्यों कहा जाता है? तो प्रताप से ये पहले हुए थे इसलिए अग्रगामी, और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और इनके समय में 1570 में नागौर दरबार आयोजित हुआ। नागौर 1570 में नागौर दरबार क्या हुआ था? नागौर दरबार, जिन्होंने इनके बड़े भाई के दबाव, फतेह सिंह और राज सिंह के दबाव के अंदर भाग लिया था, लेकिन वहां से अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना ही वहां से राव चंद्रसेन निकल गए और जालोर इधर निकल गए थे। ठीक है। इनके पीछे सेना भेजी गई, लेकिन ये कब्जे में नहीं आए, और इनके पूरे अपने जीवन काल में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इसको राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और आगे देखिए, हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? मारवाड़ में एक हसमत वाला राजा बोले, हसमत वाला राजा, वो किसे कहा जाता है? तो हसमत वाले राजा, हसमत वाला राजा ये कहा जाता है राजा राव मालदेव को। इनके पिता चंद्रसेन के पिता कौन थे? राव मालदेव। कौन थे? राव मालदेव। इनके समय में युद्ध हुआ था 15 जनवरी को। तो उस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं अपनी बादशाह हिंदुस्तान की मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कमेंट में बताइए कि ये युद्ध कौन सा था। आप कमेंट में बताइए। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता शेरशाह सूरी ने कहा गया था। तो 1 जनवरी 1544 को हुआ था। इस युद्ध तो नाम क्या था आप बताइए? के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इस युद्ध के अंदर राव महादेव है वो युद्ध होने स्टार्ट होने से पहले ही निकल कर भाग गए थे, क्योंकि शेरशाह सूरी कुछ ऐसी वो थी, वो अपन यहाँ बात नहीं करेंगे। तो हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ऐसा किसने कहा? तो ये पूछ जाए तो आपके किसने कहा? शेरशाह सूरी ने कहा। तो आगे देखिए अपन, ये आपने नोट कर लिया हो तो आगे देखते हैं। एक जोधपुर में और क्या प्रसिद्ध हुआ वो अपन देख लेते हैं। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्या दिया जाता है? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। तो आप क्लास को ध्यानपूर्वक पूरा देखना, तो आपको सफलता जरूर से होगी। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वो कब से क्यों दिया जाता है? क्योंकि 1773 के अंदर जोधपुर के राजा ने वन काटने के लिए एक खेजड़ती गांव जोधपुर में, कहाँ है?
खेजड़ली गांव जोधपुर, खेजड़ली गांव जोधपुर। खेजड़ली गांव कहाँ है? जोधपुर में पड़ता है आपके। 1773 की घटना है जिस समय क्या जोधपुर के शासक ने अपने सैनिकों को भेजा पेड़ काटने के लिए भेजा। तो अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने पेड़ से चिपक कर अपने जीवन दान कर दिया पेड़ों को बचाने के लिए। तो उसकी याद में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। वो शुरू किया गया आपके 1994 से शुरू किया गया। 1994 से कब किया गया? 1994 से 1994 से दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया प्रथम पुरस्कार वो दिया गया गंगाराम विश्नोई को। किसको दिया गया? गंगाराम विश्नोई। आप याद रखेंगे, प्रथम पुरस्कार दिया गया। और इसके याद में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। क्या मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस। खेजड़ली दिवस, तो खेजड़ली दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और ये पूछा जाता है कि 363 लोगों ने बलिदान दिया। 363 लोग, कितने थे? 363 लोगों ने बलिदान दिया था अमृता देवी विश्नोई को। तो ये पूछा जाता है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? वन्य जीवों के संरक्षण हेतु। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु, इंपॉर्टेंट बात, संरक्षण हेतु दिया जाता है। और भारत में टाइगर मैन किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी आंसर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कैलाश सांकला को। किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब आया? टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में आया। कब आया? 1973 में आया। तो ये कैलाश सांकला ये कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के निवासी थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। जोधपुर के थे, कैलाश सांकला थे। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं। पाथल एवं पीथल की रचना किसने किया? बताइए। पाथल एवं पीथल की रचना वो की आपके कन्हैयालाल सेठिया ने। किसने की? कन्हैयालाल, स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल सेठिया जी। स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया ने की धरती दोहरारी। इन्होंने एक और लिखा, ग्रंथ लिखा, वो लिखा धरती दोहरारी। क्या लिखा? धरती दोहरारी। ये किसके है? कन्हैयालाल सेठिया के ही है। तो आप ध्यान रखेंगे आगे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में बना हुआ है हवा महल का निर्माण। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था आपके 1897 के अंदर। 1799 के अंदर। 1799 ईस्वी। किसने करवाया? वो करवाया सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसका? हवा महल का निर्माण। इसमें 5 मंजिले इमारत बनी हुई है, 5 मंजिला। तो 5 मंजिला इमारत है। तो आप देख लीजिए 5 मंजिला है। इसको 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो इसमें 5 मंजिलों के नाम क्या है वो आप लिख दीजिए। पहली मंजिल का नाम है शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और 5वीं मंजिल का नाम है वो है आपके हवा।
तो ये 5 नाम थे। पूछ लिया जाए तीसरी मंजिल का नाम क्या था, तो विचित्र। चौथी का प्रकाश, दूसरी का रतन, प्रथम का शरद, पांचवी का हवा। ये आप ध्यान रखेंगे। और पूछा जाता है वेदशाला निर्मित किसने की, वेदशाला है, वेदशाला किसने निर्मित की, वेदशाला वो गई जयसिंह ने। किसने की, जयसिंह ने। ठीक है, तो वो जयपुर के अंदर है, निर्मित है, जयपुर में सबसे बड़ी है, जयपुर में सबसे पुरानी कहाँ है, वो आपके सबसे पुरानी है, वो जयपुर के अंदर वेदशाला निर्मित है, जयसिंह ने बनवाई थी। जंतर मंतर, नाम क्या है, जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ है, जंतर मंतर कहाँ है, जयपुर के अंदर स्थित है। तो आगे देखिए अपन, सत्तावन की क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था। 1857 की क्रांति के समय आमेर का शासक, आपके आमेर का शासक कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था, वो था राम सिंह द्वितीय। कौन था, राम सिंह द्वितीय। कौन था, इसने अंग्रेजों की हेल्प की थी, राम सिंह द्वितीय था वो। 1857 क्रांति के समय आमेर का शासक था। और जोधपुर का शासक कौन था, कौन था, नहीं, 1857 क्रांति के समय जोधपुर का शासक था, वो था आगे तख्त सिंह। कौन था, तख्त सिंह था। हनुमंत सिंह था वो 1947 भारत आजादी के समय जोधपुर का शासक था, वो था हनुमंत सिंह। और तख्त सिंह था 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में प्रथम बार सहायक संधि किसने की, राजस्थान में प्रथम बार सहायक संधि, प्रथम बार सहायक संधि किसने की। आप कमेंट में बताओ जल्दी, प्रथम बार सहायक संधि किसने की। तो अपन लिखते हैं, राजस्थान में प्रथम बार सहायक संधि की, वो किसने की है, करौली रियासत में की गई। किसमें, करौली रियासत। कौन सी रियासत थी, करौली रियासत। करौली रियासत का शासक कौन था, ये नवंबर 1817 के अंदर की गई करौली रियासत के द्वारा एक सहायक संधि। करौली रियासत नवंबर 1817 में की गई। और हरभद्र पाल सिंह इसका शासक था। कौन था, हरभद्र पाल सिंह। शासक कौन था उस समय, शासक था हरभद्र पाल सिंह, हरभद्र पाल सिंह। और अंतिम बार सहायक संधि किसने की, तो अंतिम सहायक संधि की वो आपके किसने की, अंतिम यहाँ लिख दीजिए, अंतिम सिरोही रियासत। किसने की, सिरोही रियासत में अंतिम बार सहायक संधि की। कब की, 1823। कब की, 1823। और एक दो संधियां और थी, अधीनस्थ और मैत्री। अधीनस्थ मैत्री, अधीनस्थ संधि, अधीनस्थ संधि वो किसने की, भरतपुर ने 1903 के अंदर भरतपुर रियासत के साथ में की गई। वो की गई आपकी कौन सी संधि, अधीनस्थ संधि। और मैत्री है वो की गई धौलपुर, मैत्री संधि हो धौलपुर 1905 में धौलपुर के साथ की गई मैत्री संधि। तो आप ध्यान रखें, मैत्री संधि, मैत्री संधि। तो ये क्वेश्चन आपके आने के लायक है बिल्कुल, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया से कितने प्रकार के कर लिए जाते हैं।
कितने प्रकार के कर लिए जाते हैं? तो बताइए आप, बिजोलिया से कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 84 प्रकार। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर लिए जाते थे बिजोलिया। इसलिए बिजोलिया का किसान आंदोलन शुरू हुआ। वो हुआ था 1897 के अंदर शुरू हुआ। 1897 में शुरू हुआ और 1941 तक चला। मतलब इसमें असंयुक्त मतलब किसान आंदोलन था। उसमें कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं थी। ये सामान्य किसान आंदोलन था, जनता के द्वारा किया जाता था। इसमें कोई आंदोलन ऐसा नहीं था, लेकिन नाम बिजोलिया किसान आंदोलन नाम था। और इसका प्रारंभ में नेतृत्व किया, वो किसने किया? प्रारंभ नेतृत्व वो किया साधु सीताराम दास ने। किसने किया? साधु सीताराम दास ने। बाद में किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। इसके बाद में 1916-17 में विजय सिंह पथिक ने इसकी कमान संभाली, बिजोलिया किसान आंदोलन की। आगे पूछते जाए, रामनारायण चौधरी का किस किसान आंदोलन से संबंधित है? रामनारायण चौधरी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो आप लिख दीजिए बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। प्रारंभ में नेतृत्व बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किया रामनारायण चौधरी व विजय सिंह पथिक। नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक व विजय सिंह पथिक व इसके एक और थे रामनारायण चौधरी। और इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से भी, ये दोनों दे दिए जाए ऑप्शन में, बिजोलिया और बेंगू, तो दोनों सही हो जाएंगे। और बिजोलिया और बेंगू में से एक पूछे तो बेंगू किसान आंदोलन होगा रामनारायण चौधरी से संबंधित। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भील या भगत आंदोलन है, वो किसने चलाया राजस्थान के अंदर? भील या भगत आंदोलन। तो देखिए इसका कौन सा आंदोलन है? भील या भगत आंदोलन, वो किसने चलाया? आप ध्यानपूर्वक देखेंगे अभी। भील या भगत आंदोलन, भील या भगत आंदोलन वो किसने चलाया? आपके गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने भील या भगत आंदोलन चलाया। और इन्होंने संप सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संप संप सभा की स्थापना किसने की? कब की स्थापना की? वो की इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने की थी संप सभा की स्थापना 1883 के अंदर। कब की गई? 1883 सही लिख दीजिए। आप फिर बोलोगे सही नहीं लिखा हुआ था इसलिए गलत हो गया। तो 1883 में की गई थी संघ सभा की स्थापना। तो आगे देखिए, और 1913 में क्या हुआ था? 1913 में भीलों का गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में सभा चल रही थी। 1913 भीलों की सभा गोविंद सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गोविंद सिंह के नेतृत्व में। तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में भीलों की सभा हुई। तो अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। अंधाधुंध गोलियां। तो इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। गोलियां चलाई जिसमें अनेक लगभग 1300 समथिंग भील शहीद हो गए थे। भील शहीद और गुरु गोविंद सिंह को जेल के अंदर डाल दिया गया। तो 1913 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा। जलियांवाला
जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? तो देखिए आप, महात्मा गांधी ने वो कहा गया था निमोशना किसान आंदोलन अलवर। निमोशना किसान आंदोलन ये कहा हुआ था? अलवर में हुआ था। निमोशना किसान आंदोलन कहाँ हुआ? आपकी अलवर के अंदर हुआ। निमोशना किसान आंदोलन अलवर का। इसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया। हत्याकांड का किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड निमोशना किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये आप देखिए आप। तो आगे देखते हैं अपन। ये निमोशना किसान आंदोलन ये कब हुआ था? तो देख दीजिए 1925 के अंदर। कब हुआ? 1925 कब हुआ? 1925 को हुआ था निमोशना किसान आंदोलन। एक आता है दुधवा खारा किसान आंदोलन, वो कहाँ हुआ था? तो आप देखिए दुधवा खारा किसान आंदोलन कौन सा? दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? बीकानेर के अंदर। दुधवा खारा किसान आंदोलन यस में हुआ, तो वो हुआ के बीकानेर के अंदर हुआ था दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो आप ध्यान रखिए। आगे देखिए बीकानेर आ गया, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? प्रजामंडल, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वो हुई आपके कलकत्ता में 1937 के अंदर। कब हुई? 1937 के अंदर। ये ध्यान रखने बात है कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई। और किसने की प्रजामंडल की स्थापना? तो वो की माधाराम वैद्य ने। किसने की? माधाराम वैद्य। पूछा जाता है किसने की, तो बता देना माधाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। कहाँ की गई? तो ये राजस्थान से बाहर, अपनी रियासत से बाहर है लेकिन राजस्थान से भी बाहर कोलकाता के अंदर 1937 के अंदर माधाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। दूसरा आगे लेते हैं, वो लेते हैं आप सिरोही के साथ ही आप अनेक प्रजामंडलों की कमेंट में बता दीजिए आपको जो याद है, किन प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ पे हुई और कौन से बाहर हुई। तो आगे लिखिए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। आप कौन से? सिरोही प्रजामंडल वो की गोकुल भाई भट्ट ने। किसने की? आपके गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट कब की गई? 1939 के अंदर। कब की गई? 1939 के अंदर। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। और एक है राजस्थान का मतलब महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज गांधी जी का पांचवा पुत्र। गांधी जी का पांचवा पुत्र। और इसे क्या कहा गया? गुलाम नंबर 4 कहा गया। गुलाम नंबर 4 क्या कहा गया? गुलाम नंबर 4 का जमनालाल बजाज को। और गांधी जी की मानस पुत्री है वो किसे कहा गया? गांधी जी की मानस पुत्री। गांधी जी की मानस पुत्री। यहाँ पर जो बात दिखाई जाती है वो सभी इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। गांधी जी की मानस पुत्री है वो कहा जाता है सत्यभामा। किसे? सत्यभामा। और सत्यभामा कहाँ की थी ये पूछा जाए तो बूंदी की रहने वाली थी। कहाँ की थी? बूंदी की रहने वाली थी सत्यभामा।
और आगे देखिए आप, ये हुआ था तसीमो कांड। तसीमो कांड वो भी किसान आंदोलन के समय था। तसीमो कांड कौन सा था? तसीमो कांड। ये कहाँ हुआ था तसीमो कांड? तो ये हुआ था धौलपुर में। कब हुआ? ये राजस्थान का अंतिम और नवीनतम है धौलपुर तसीमो कांड, मतलब 1947 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। 1947 के अंदर हुआ था तसीमो कांड, ठीक है। और ये बीकानेर में पर्यावरण दिवस भी मनाया गया माधवराम वेदी के द्वारा। और आगे देखिए आप, कृष्णा दिवस और शिक्षक दिवस। कृष्णा दिवस और शिक्षक दिवस किस पर्यावरण किस रियासत में मनाया गया? शिक्षक दिवस और कृष्णा दिवस। कृष्णा दिवस व शिक्षक दिवस तो ये मनाया गया अपने जोधपुर में। जोधपुर रियासत, कौन सी रियासत? जोधपुर। जोधपुर प्रजामंडल के समय, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना आप देख लीजिए। इसकी स्थापना की वो किसने की? स्थापना भंवरलाल सराफ ने की। किसने की? भंवरलाल सराफ। देख लीजिए आप, भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ ने की गई, वो की गई जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1934 के अंदर। कब की गई? 1934 के अंदर की गई। अब ये नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं अपन, एक डायलॉग सुन लेते हैं। ठुकरा दिया था जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया था जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त निकाल कर। तो आपने को ऐसा वक्त लाना है जिन्होंने अपने को ठुकरा दिया है, अपना आदर्श मान नहीं किया, उन्हें बताना है, उनको बोल के नहीं समझाना, उन्हें सफलता हासिल करके उससे बड़ा बन के उसको बताना है कि देख अब तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए मेहनत किए बिना कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करो तो सब कुछ हो जाएगा। आगे लिखते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा? जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई वो हुई आपके 1945 के अंदर। कब हुई? 1945 के अंदर। किसने की? मीठालाल व्यास ने की। किसने की? मीठालाल व्यास के द्वारा की गई जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर। कहाँ की गई? तो आप देखिए, ये जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई वो जोधपुर के अंदर की गई। कहाँ की गई? जोधपुर में। कहाँ की गई? ये भी अपने रियासत से बाहर स्थापना हुई है। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो मुंबई के अंदर हुई थी। मैंने वो लिखाया था पीछे, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? आप ध्यान रखिए, सिरोही की मुंबई में, जैसलमेर की जोधपुर में और बीकानेर की कोलकाता में हुई। आप ध्यान रखना। आगे लिखते हैं जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई वो हुई थी आपके 1931 के अंदर। कब हुई थी? 1931 के अंदर हुई थी। और इसकी जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन भी हुआ था। पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ आपकी? तो वो हुआ था आपके 1937 के अंदर। कब हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? कर्पूर चंद्र पाटनी थे वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। कर्पूर
कर्पूर संदर पाठ की स्थापना किसने की? तो कर्पूर संदर पाठ ने, कर्पूर संदर पाठ ने। और पुनर्गठन आ जाए, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका पुनर्गठन करने वाले कौन थे? वो थे आपके जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज थे इनके पुनर्गठन करता जयपुर प्रजामंडल के। और झालावाड़ प्रजामंडल है एक सबसे नवीनतम प्रजामंडल है, वो है झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा है? झालावाड़। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? वो यहाँ पे 1946 के अंदर। कब हुई थी? 1946 के अंदर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो किसने की गई? ये आप लिख दीजिए, मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य के द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। सबसे नवीनतम और अंतिम प्रजामंडल है वो है आपका झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ रियासत थी, वो सबसे नवीनतम रियासत थी। 1938 के अंदर स्थापना हुई। झालामान सिंह ने इसने स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखना। आगे लिखते हैं अपन, और लिखते हैं गोगा जी का मेला कब लगता है? अभी लगने वाला है गोगा जी का मेला। वो लगता है आपके भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है गोगा जी का मेला। कहाँ लगता है? तो शिष्टमेड़ी शुरू के अंदर लगता है। और धुरमेड़ी, गोगा जी की धुरमेड़ी है वो कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। शिष्टमेड़ी कहाँ है? तो आप लिख दीजिए, आपको याद है शिष्टमेड़ी है वो शुरू स आ जाए तो शिष्टमेड़ी कहाँ है? शुरू के अंदर। और धुरमेड़ी है, धुरमेड़ी को गोगामेड़ी भी कहा जाता है। धुरमेड़ी को गोगामेड़ी भी कहा जाता है। गोगामेड़ी तो ये कहाँ है? ये है नोहर हनुमानगढ़। कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़। क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी से युद्ध करते समय गोगा जी की सिर है वो शुरू में गिर गया, और उसके बाद में धड़ भी युद्ध करती गई। तो गोगा जी नोहर हनुमानगढ़ में इनका धड़ और धड़ पड़ी, तो वहाँ नाम हो गया धुरमेड़ी। धुरमेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर मेला लगता है। इसका मंदिर का, वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने कराया? वो राव गंगा सिंह ने करवाया था। वो मतलब कहाँ के थे? तो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। और इनका मुस्लिम पुजारी वो कहलाता है साहिल कहलाता है। क्या कहलाता है? मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है? मुस्लिम पुजारी वो कहलाता है साहिल। क्या कहलाता है? मुस्लिम पुजारी कहलाता है वो कहलाता है आपके साहिल गोगा जी का। तो आगे देखते हैं अपन, और तो आगे लेते हैं पाबूजी। बाबूजी की फड़ करते समय किस वाद्य यंत्र का किया जाता है? बाबूजी फड़, फड़ में प्रयुक्त वाद्य यंत्र वो कौन सा है? प्रयुक्त वाद्य कौन सा है? तो बाबूजी की फड़ के समय प्रयुक्त वाद्य यंत्र है वो महट वाद्य यंत्र। कौन सा है? महट वाद्य यंत्र। याद रखेंगे आप, महट वाद्य यंत्र। महट वाद्य यंत्र बाबूजी की फड़ में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रमुख। इसके बाबूजी को फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है वो है बाबूजी की। और ये देवनारायण जी की फड़ है। देवनारायण बाबू, ये बाबू प्रकाश ग्रंथ है। बाबू प्रकाश कौन सा है? बाबू प्रकाश ग्रंथ। इसकी रचना किसने की? ये भी पूछा जाता है। बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की वो किसने की? आसिया मोड़ जी ने की। किसने की? आसिया मोड़ जी। ये गोगा जी का मंदिर और है, तो वो कहाँ पर है? आप गोगा जी की ओल्डी के नाम, वो गोगा जी उसमें देखते हैं अपन। ये गोगा जी का मंदिर है, वहाँ उसको बोला जाता है गोगा जी की ओल्डी। क्या बोला जाता है? गोगा जी की ओल्डी। कहाँ है गोगा जी की ओल्डी? आपके सांसौर जालौर के अंदर स्थित है। सांसौर
जालोर के अंदर है। कहाँ पर है? सांसौर जालोर के अंदर गोगा जी की ओल्डी स्थापित की गई है। और एक आगे लिखते हैं अपन कामड़ियापन किस लोक देवता ने चलाया? कामड़ियापन। तो कामड़ियापन है वो किसने चलवाया? वो चलवाया आपने रामदेव जी ने। किसने? रामदेव जी ने चलवाया, वो था आपने कामड़िया पंथ, रामदेव जी। और इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद में लगता है मेला। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से 11 तक लगता है इनका मेला। कामड़ी पंथ चलाया रामदेव जी ने। और रामदेव जी आगे ये वाद्य यंत्र है वो कौन सा है देख लीजिए। रामदेव जी फट नहीं बोली जाती है, आप क्या बोल देंगे? इनका नृत्य किया जाता है। रामदेव जी का नृत्य है वो किया जाता है आपके नृत्य तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी समय। ठीक है, आगे देखिए आप। देवनारायण जी एक थे। देवनारायण जी लोग क्या थे? देवनारायण जी लोग देवता थे। देवनारायण जी, देवनारायण जी की फड़ है कि फड़ में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? जंतर वाद्य यंत्र का, ये इम्पोर्टेंट है। और देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ है। सबसे लंबी व प्राचीन फड़ है। सबसे लंबी व प्राचीन फड़ है इनकी, देवनारायण जी की फड़ है। और इनकी 1992 में डाक टिकट जारी हुआ। 1992 डाक टिकट, 1992 में क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ देवनारायण जी की फड़ पर। और रामदेव जी थे वो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। और राजस्थान के ऐसे देवता जो पेड़ों की रक्षा करते थे वो कौन से थे? तो तल्लीनाथ जी एक थे। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी थे। ये थे शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर। कहाँ के थे? शेरगढ़ के ठाकुर थे। शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर थे। और इन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई। पेड़ काटने पर रोक, पेड़ काटने पर रोक लगाने वाले एकमात्र लोक देवता, काटने पर रोक लगाने वाले एकमात्र देवता थे। कौन थे? तल्लीनाथ जी थे, शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर थे। और आपको याद आ रहा होगा जाम्बू जी, लेकिन जाम्बू जी वो थे संत थे, वो देवता नहीं थे। देवता में कौन आते हैं? तल्लीनाथ जी। और एक आता है मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ। और एक आते हैं मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ क्या है? वो थे बाड़मेर के, मालानी क्षेत्र बाड़मेर, मालानी बाड़मेर में ये प्रसिद्ध देवता हुए वो है आपके मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी यहाँ आलम जी का धोरा प्रसिद्ध है। आलम जी का धोरा किस लोक देवता से संबंधित है पूछा जाए? मल्लीनाथ जी से प्रसिद्ध है आलम जी का धोरा। और आलम जी का धोरा यहाँ घोड़ियों की प्रजनन स्थली है। घोड़ियों की प्रजनन स्थली, घोड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। घोड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है आलम जी का धोरा, बाड़मेर, मल्लीनाथ जी। ठीक है, बाड़मेर कहाँ थे? तो बोलोगे यहाँ लिखा नहीं बाड़मेर, ये बाड़मेर है। ठीक है, तो आगे देखिए। एक आते हैं बरसात के देवता। किसे कहा जाता है? बरसात के देवता। गांव में वो बागड़े बनाते हैं, वो करते हैं सब। तो बरसात के देवता उन्हें किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मामा जी को। किसे कहा जाता है? मामा जी को पूछा जाता है, मामा जी को। ठीक है, और बरसात के देवता। और खेतों के देवता किसके कहा जाता है? खेतों के देवता, खेतों के देवता इन्हें क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल क्या कहा जाता है? क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल, अनेक नाम है इनके, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल वगैरह।
ये कौन से लोक देवता थे? ये थे आपके भौमिया जी। कौन से? भौमिया जी। भौमिया जी के क्या है? घोड़े। भौमिया जी क्या है? घोड़े। वो घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर के। कहाँ के हैं? जालोर के। और रामदेव जी का क्या है? नेजा है। रामदेव जी का नेजा था वो पसरंगी नेजा होता है। कैसा नेजा होता है? रामदेव जी का आपका नेजा होता है वो होता है आपके पसरंगी नेजा होता है। तो आप लिख दीजिए पसरंगी नेजा। रामदेव जी का नेजा नेजे कलर किस प्रकार होता है? तो वो होता है आपके पसरंगी। रामदेव जी नेजा ध्वजा। रामदेव जी की ध्वजा होती है वो होती है कैसी? नेजा। उसे कहा क्या कहा जाता है? आपकी नेजा कहा जाता है। ये नेजा आपके पसरंगी होता है। कैसा होता है? पसरंगी। पसरंगी होता है रामदेव जी का नेजा ध्वजा, जिसे नेजा कहा जाता है। और इनके जो यात्री होते हैं, पैदल यात्री बहुत जाते हैं रामदेव जी के, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जातरू। जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के पैदल यात्री जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। और आगे देखिए आप, ये सुओं की देवी है वो किसे कहा जाता है? सुओं की देवी। सुओं की देवी तो वो कहा जाता है करणी माता। किसको कहा जाता है? करणी माता। आपको मालूम होगा करणी माता, तो करणी माता सफेद सुए, सफेद सुए, सफेद सुए उनके दर्शन शुभ माने जाते हैं। करणी माता सफेद सुए ये करणी के काबे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? करणी के काबे। करणी माता है जो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है करणी माता। तो करणी माता सुओं वाली देवी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आप देख दीजिए। तो आगे अपन लेते हैं तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? तेजाजी पशु मेला ये राजस्थान का सबसे मतलब सर्वाधिक आय वाले मेले कहा जाता है। तेजाजी पशु मेला ये नागौर के अंदर परबतसर तहसील के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? परबतसर, परबतसर नागौर। और राजस्थान मतलब तेजाजी का मेला है वो व्यक्तियों की दृष्टि से पूछा जाए तो वो लगता है आपके खडनाल नागौर में लगता है। ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी लगभग, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है परबतसर नागौर। और 2-3 मेलों का आयोजन किया जाता है। रामदेव पशु मेला है बलवंत नागौर में आयोजित किया जाता है। और महानगढ़ पशु मेला है वो भी नागौर के अंदर आयोजित होता है आपके। और आगे देखेंगे अपन आका तीज का त्योहार होली। होली के एक होली होती है आपके, अलग अलग होली मनाई जाती है। एक होती है लठमार होली। कौन सी होती है? लठमार होली। वो कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली है। एक है आपके देवर भाभी होली है। ये आज सभी होलियां देख लेते हैं। देवर भाभी होली कहाँ मनाई जाती है? एक होती है कोड़ामार होली। कौन सी होती है? कोड़ामार होली। ये कहाँ पर मनाई जाती है? आप बताइए जल्दी से जल्दी, कहाँ कहाँ मनाई जाती हैं आपके? तो लठमार होली है ये कहाँ मनाई जाती है? और देवर भाभी कहाँ मनाई जाती है? कोड़ामार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार है वो आपके महावीर जी करौली के अंदर मनाई जाती है। कहाँ पर? महावीर जी करौली के अंदर मनाई जाती है, वो मनाई जाती है लठमार होली। और देवर भाभी होली है वो अजमेर के अंदर मनाई जाती है। कहाँ पर? अजमेर के अंदर मनाई जाती है आपके देवर भाभी होली, ब्यावर अजमेर। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में। और कोड़ामार होली है ये होली मनाई जाती है आपके भिनाई अजमेर में। कहाँ मनाई जाती है? भिनाई अजमेर में। भिनाई अजमेर में मनाई जाती है कोड़ामार होली। और एक होली और होती है वो बाड़मेर में मनाई जाती है। वो कौन सी होती है? पत्थरमार होली। कौन सी? पत्थरमार होली। ये कहाँ पर मनाई जाती है? ये आपके बाड़मेर में। और ब्यावर में ये आपने लिख दिया होगा तो आगे ये लिख देते हैं अब। और ब्यावर में क्या है? देवर भाभी होली, होली के दूसरे दिन, होली के 2 दिन बाद बादशाह की सवारी निकाली जाती है। किसकी? पूछा जाता है बादशाह की सवारी कब या कहाँ निकाली जाती है?
बादशाह की सवारी निकाल जाती है। वो कहाँ निकाल जाते हैं? ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। तो ये शत्र पक्ष में निकाल जाते हैं क्योंकि फाल्गुन के बाद शत्र लगता है, तो दूज दूज के दिन निकाली जाती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आगे देखते हैं अपन, ये कपिल मुनि का मेला देखते हैं। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि को जानते हो तो कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला हुआ लगता है आपके कोलायत झील बीकानेर। कहाँ लगता है? कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में है। कोलायत झील बीकानेर में कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लग जाता है। यहाँ का दीपदान है वो प्रसिद्ध है, दीपदान प्रसिद्ध है। और क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? दीपदान। इसमें सारण समुदाय के लोग भाग नहीं लेते हैं, सारण समुदाय भाग नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ की एक औरत की, महिला छोटी बच्ची थी, वो झील के अंदर डूब गई थी और मर गई थी। बाद में उसकी वो जीवित भी हो गई, लेकिन इसके कारण सारण समुदाय के लोग कपिल मुनि के मेले में भाग नहीं लेते हैं, झील के किनारे नहीं जाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। और पुष्कर मेला लिख दीजिए आपके, पुष्कर मेला वो भी आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और ये पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, पशु मेला भी लगता है यहाँ पर पुष्कर मेला। यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति है, सावित्री माता की मूर्ति है। तो यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हैं पुष्कर जी के? 52 घाट। गांधी घाट प्रमुख है, जहाँ गांधी जी आए थे। जनाना घाट कहा जाता है, गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन करने के कारण गांधी घाट कहा जाता है। आगे देखिए, और पुष्कर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा कहा जाता है। पुष्कर को क्या कहा जाता है? पुष्कर तीर्थों का मामा क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा और तीर्थों का राजा वगैरह, इनके अनेक नाम है। तो आप राजस्थान की पुष्कर झील है, और राजस्थान की सबसे पवित्र और प्रदूषित झील है, वो है आपकी पुष्कर झील, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पुष्कर हो गया। और तीर्थों की नानी है, वो किसे कहा जाता है? एक तीर्थों की नानी है, वो कहा जाता है आपके देवयानी को। किसे कहा जाता है? देवयानी तीर्थस्थल को तीर्थों की नानी कहा जाता है। देवयानी धौलपुर के अंदर स्थित है, देवयानी धौलपुर में नहीं है। मस्कुंड तीर्थों का भांजा है, एक कहा जाता है तीर्थों का भांजा, वो है मस्कुंड वो कहा जाता है। मस्कुंड ये धौलपुर में है आपके, मस्कुंड धौलपुर के अंदर तीर्थों का भांजा इसको कहा जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक देख लिया होगा। एक लगता है बेणेश्वर मेला, वो कहाँ लगता है? तो उसे देखिए आप, कौन सा मेला लगता है? बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर मेला। तो बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंदर लगता है, ठीक है। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंदर लगता है। तो ये यहाँ पर 3 नदियों का संगम स्थल भी है, माही, जाकम और बनास। माही, जाकम और बनास संगम स्थल है, तीनों का संगम स्थल है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। इसको भीलों का कुंभ कहा जाता है, भीलों का कुंभ इसे कहा जाता है। वागड़ का कुंभ, राजस्थान का महाकुंभ भी कहा जाता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को। यहाँ पर भील पुरुष अपने मनपसंद शादी भी करते हैं, स्त्री को ले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, ये पवित्र मेला कहा जाता है। आगे लिखिए, संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? संत पीपा की छतरी पूछा है, संत पीपा की छतरी। तो संत पीपा की छतरी वो कहाँ है? गागराम झालावाड़ में बनी हुई। कहाँ पर बनी हुई है? इनकी जन्म स्थली है। तो गागराम झालावाड़, ये राजस्थान के प्रथम सूफी संत कहलाए। गागराम झालावाड़, ये लखनऊ गए थे, वहाँ अपने गुरु बना के वापस आए थे। और राजस्थान का संत पीपा, और इनको प्रथम भक्ति संत कहते हैं, प्रथम भक्ति संत। वास्तविक नाम था वो प्रताप सिंह था,
वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह था। गागराम झालावाड़ इनका मंदिर है, वो समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है, तो आप देख लीजिए मंदिर समदड़ी बाड़मेर। इनकी गुफा है समदड़ी बाड़मेर, और गुफा है वो टोडा टोंक में। गुफा कहाँ पर बनी हुई है? टोडा गांव टोंक में। टोडा टोंक में बनी हुई है इनकी गुफा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। और एक राजस्थान का कबीर है, वो किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है बताइए? राजस्थान का कबीर, तो ये कहा जाता है आपके दादू दयाल को। किसको कहा जाता है? दादू दयाल को। दादू दयाल के शिष्य अनेक शिष्य थे, लेकिन प्रमुख शिष्य दो थे। प्रमुख शिष्य कौन थे? वो थे, एक थे सुंदरदास जी। सुंदरदास ने ग्रंथ लिखा, वो लिखा सुंदरवाणी। कौन सा ग्रंथ है? सुंदरदास का सुंदरवाणी। यह आपको आसानी से याद रहेगा बहुत। सुंदरवाणी। और एक थे रजब, दूसरे थे रजब। कौन से? रजब जी। ये रजब जी का ग्रंथ था रजब वाणी। कौन सा था? रजब वाणी। रजब जी ऐसे थे जिन्होंने पूरे जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। जीवन भर दूल्हे के वेश में, मतलब जो विवाह में जाते हैं उसी वेश में रहे, दूल्हे के वेश में, जीवन भर दूल्हे के वेश में। क्योंकि ये शादी करने के लिए जा रहे थे, तो बीच में कुछ घटनाओं के कारण दादू दयाल ने मना किया था, लेकिन ये शादी करने के जा रहे थे, बीच में कुछ घटना घटित होने के कारण रजब जी ने शादी करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और उसी वेश में जीवन भर घूमते रहे। ऐसा नहीं है कि वो कभी स्नान नहीं करते थे, जैसे वो नहाते थे, लेकिन वेश था वो दूल्हे का वेश था। प्रथम भक्ति संत कहलाए, वो कहलाए थे आपके संत पीपा जी कहलाते। और आगे देखते हैं, एक मीणाओं के लोक देवता है। मीणाओं, वो किसे कहा जाता है? मीणाओं के लोक देवता, ये भी पूछा जाता है। तो मीणाओं के लोक देवता है, वो कहा जाता है आपके भूरिया बाबा। किसको कहा जाता है? भूरिया बाबा। ले भूरिया, ये भूरिया बाबा हो गया आपका देवता। मीणाओं का लोक देवता भूरिया। और मीणा जनजाति है, वो सबसे शिक्षित जनजाति है। शिक्षित जनजाति, जनजातियों में ध्यान रखना, जनजाति। और सर्वाधिक कहाँ पर है? वो सर्वाधिक है जयपुर में। भील है, वो भील सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? भील सर्वाधिक है वो है आपके उदयपुर में। ठीक है, भील है वो आपके उदयपुर में। भील आगे देखिए आप, भीलों के बाद में भीलों का एक वाक्य है, भीलों उपवाक्य। भील वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वह भीलों का वो किया जाता है आपके, मतलब अभी आप बताइए कमेंट में, भीलों किस का प्रयोग करते हैं वो अपने नाच करते समय? भील, तो ध्यान से बताना आप। और एक है राजस्थान की राधा, किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा। तो राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीराबाई। और वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा है, वो कहा जाता है गौरीबाई को। किसको? गौरीबाई। वागड़ की मीरा है वो आपकी गौरीबाई। और राजस्थान की राधा है वो आपके मीराबाई। मीरा गौरी और राधा मीरा गौरी, मीरा गौरी। तो ये आप ध्यान रखना, राजस्थान की राधा मीराबाई और वागड़ की मीरा है वो गौरी बाई को कहा जाता। आगे एक जाम्बोजी संत हुए थे, जाम्बोजी का वास्तविक नाम क्या था? जाम्बोजी का वास्तविक नाम था, वो था धनराज। क्या नाम था? धनराज। ये इन्होंने विष्णु को 29 नियम दिए थे। कितने नियम थे? 29 नियम के प्रदाता कौन थे? वो तो जाम्बोजी। जिसमें अपनाने वाले कौन थे? 20 + 9, तो इसके नाम पर हो गया बिश्नोई। क्या हो गया? बिश्नोई। सर्वाधिक बिश्नोई किस जिले में? तो सर्वाधिक है वो जोधपुर में निवास करते हैं। और बीकन इसकी
कर्म स्थली है वो जाम्बू जी की आपके वो कौन से इनके मतलब आप समाधि कहाँ बनी है, समाधि तो वो बनी है मुकाम तलवा बीकानेर, मुकाम तलवा बीकानेर के अंदर बनी हुई है। जो ये पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध है, पर्यावरण वैज्ञानिक। वनों से संबंधित, वनों और पर्यावरण, वन्य जीवों को बचाने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा जाम्बू जी का, और इनको बचाने वाली जाति को जाम्बू जी ने विष्णुई नाम दिया। ये राजपूत समाज से आते थे, तो आपको ध्यान रखना ये। और गुंगा केला भी केला ये, और ये थे जसनाथ जी कौन थे? जसनाथ जी ने दिए थे 27 नियम। कितने दिए थे? 27 नियम। 27 नियम को अपनाने वाले जसनाथी संप्रदाय कहलाए। और इनका जसनाथी संप्रदाय कौन सा नृत्य करते हैं पता है आपको? अग्नि नृत्य करते हैं। कौन से नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किसके? जसनाथी संप्रदाय के लोग। ये सबसे कम उम्र में वो संत बने थे, वो बने थे जसनाथ जी। ठीक है, आप ध्यान से पूर्वक ये नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे देखते हैं राम सनई संप्रदाय। कौन सा देखते हैं? राम सनई संप्रदाय। तो राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ थी? वो थी आपके शाहपुरा। कहाँ थी? शाहपुरा। कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। तो राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ थी वो शाहपुरा भीलवाड़ा में थी। और अन्य पीठ है वो जोधपुर, नागौर, बीकानेर के अंदर भी स्थित है। खड़ापा जोधपुर के अंदर राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। राम सनई प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा में। और एक नाथ संप्रदाय था। कौन सा? नाथ संप्रदाय वो था जोधपुर में। नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय आपका कहाँ का है? नाथ संप्रदाय है वो है श्रीनाथ जी। इसका प्रधान पीठ है नाथ संप्रदाय की पीठ है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है, वो है नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर के अंदर है। तो इनके जो अपनाने वाले वो कहलाते हैं मानपंथी। क्या कहलाते हैं? मानपंथी कहलाते हैं। तो आप ये देख लीजिए। आगे लिखते हैं अपन, आगे लिखते हैं एक लिखते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय है, उसकी पीठ कहाँ है? इसकी पीठ है वो आपके यहाँ श्रीनाथ जी के अंदर है वो पीठ है। किसकी? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ है? श्रीनाथ जी कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद। कहाँ आता है? राजसमंद आता है वल्लभ संप्रदाय। एक और लिख दीजिए आप निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय कौन सा? निम्बार्क ये कहाँ का है? निम्बार्क संप्रदाय आप प्रधान पीठ है वो है किशनगढ़। प्रधान पीठ है वो है आपके किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर नाथ इसकी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ। और इसकी स्थापना करते थे वो थे निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। और वल्लभ संप्रदाय के थे वो थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। और एक राम सनई संप्रदाय के लोग हैं वो होली के बाद में फूलडोला उत्सव मनाते हैं। राम सनई संप्रदाय के लोग क्या मनाते हैं? राम सनई संप्रदाय के लोग क्या मनाते हैं? फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। किसका? फूलडोल उत्सव। कौन सा? फूलडोल उत्सव मनाते हैं राम सनई संप्रदाय के लोग। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक लिख दिए रामानुज संप्रदाय की पीठ। रामानुज
संप्रदाय की प्रधान पीठ, रामानुज संप्रदाय की पीठ है वो कहाँ पर है आपके? गलता जी जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? गलता जी जयपुर के अंदर है। और गलता जी को क्या कहा जाता है? मंकी वैली कहा जाता है। गलता जी है, गलता जी को क्या कहा जाता है? मंकी वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंकी वैली, बंदरों की घाटी कहा जाता है। और राजस्थान की मिनी काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी काशी, मिनी काशी। और राजस्थान की काशी है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है, आप नोट लगा के यहाँ लिख दीजिए, काशी। काशी वो है बूंदी। राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? बूंदी। और मिनी काशी है वो आपको कहा जाता है गलता जी। ठीक है, आगे देखिए आप। एक आते हैं संत फखरुद्दीन। कौन आते हैं? संत फखरुद्दीन। और नोट करिए संत फखरुद्दीन। तो संत फखरुद्दीन है वो, संत फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। गलियाकोट डूंगरपुर, आवाज आ रही होगी आपको साफ होगी। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है वो संत फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। कहाँ पूछा जाता है संत फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो आप बता देना कहाँ पर है। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और संत एक मीठे शाह की दरगाह है वो कहाँ पर है? संत मीठे शाह, संत मीठे शाह की पूजा जाता है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? वो है गागरोन झालावाड़। कहाँ है? गागरोन झालावाड़ के अंदर। गागरोन दुर्ग है वो किस नदी के किनारे बना है? काली सिंध और राऊ नदी के किनारे बना। संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है। एक हमसिडो नृत्य होता है वो भीलों का होता है। हमसिडो, हमसिडो, हमसिडो नृत्य भीलों का, ये स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है, मतलब मिश्रित नृत्य है वो है भीलों का हमसिडो नृत्य। और भीलों का वाक्य है वो फतेह फतेह, वो रणघोष है। और फायरिया, फायरिया क्या है? फायरिया, 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 फायरिया। और एक जसनाती संप्रदाय का रणघोष है वो है फतेह फतेह। आप ध्यान रखना, दिख रहा नहीं वो नोट लगा के लिख लीजिए। जसनाती संप्रदाय का रणघोष, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय का रणघोष कौन सा है? फतेह फतेह। और अग्नि नृत्य करते समय प्रयोग करते हैं फतेह फतेह। तो आप याद रखेंगे फतेह फतेह, जसनाती संप्रदाय का ये है। आगे देखिए, एक माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? माणिक्यलाल वर्मा, आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई होगी लेकिन क्वेश्चनों की रफ्तार हो रहेगी। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान पूर्वक देखना, क्लास को देखना, बंद मत करना। तो माणिक्यलाल वर्मा है वो, माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान, आदिम शोध संस्थान कहाँ पर बना हुआ है? आदिम शोध संस्थान, माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान है वो आपके उदयपुर में बना है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई। और मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कहाँ की गई? मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना वो की गई आपके खेरवाड़ा उदयपुर में। कहाँ की गई? खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर की गई। क्लास को ध्यानपूर्वक देखो। अभी खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर, ज्यादा लंबी नहीं हुई होगी तो ध्यान से देखना। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कहाँ हुई? खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर की गई। आगे देखते हैं, जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे बना है? ये बताइए आप। जालोर दुर्ग नदी कौन सी है? वो है सुकड़ी नदी। कौन सी नदी है? सुकड़ी नदी। किस नदी के किनारे है? तो बता दें आप, सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है जालोर दुर्ग। किसने करवाया इसका निर्माण? प्रत्यार वंश के नागभट्ट प्रथम ने करवाया इसका निर्माण, जालोर दुर्ग का निर्माण। जालोर, जिसको पुराना नाम था जलालाबाद, पुराना नाम पूछ लिया जाए तो जलालाबाद था इसका नाम। क्या था? जलालाबाद इसका नाम था। भीनमाल का पुराना नाम क्या था? श्रीमाल का, भीनमाल का प्राचीन नाम। आगे देखिए आप,
एक आता है मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। तो आप देखिए मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, ये कहा जाता है कठारगढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है, कठारगढ़। ये कठारगढ़ दुर्ग का बना है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ यहाँ से क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये कुंभा ने निर्माण कराया कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, राणा कुंभा ने करवाया। इनका निर्माण किसने कराया, राणा कुंभा ने। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है वो कठारगढ़ दुर्ग। इसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई के कारण इसमें इस पर खड़े रहने से मेवाड़ पूरे पर कुंभा निगरानी रख सकता, वहां से देख सकता था। तो इसे कठारगढ़ दुर्ग को क्या कहा गया, मेवाड़ की आंख की संज्ञा दी गई। और अबुल फजल ने क्या कहा गया, इस कठारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। नीचे पूछ के जाए ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा गया, तो वो कहा गया कठारगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में, कठारगढ़ दुर्ग के बारे में। और पूछ लिया किसने कहा, तो ये कहा किसने था, वो कहा गया था अबुल फजल ने कहा। किसने कहा, अबुल फजल ने कहा। किसने कहा, अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। और एक तो और देख लीजिए आप, जैसलमेर, अभी थोड़ी बहुत क्लास बची है लगभग 10 से 1 मिनट की, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखना बंद मत करना, आप बीच में मत भग जाना छोड़ के, ठीक है ना। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है और आने वाले हैं। तो आप जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया, यदि पाषाण के पत्थर के पैर बने हुए हैं वही जैसलमेर दुर्ग पर चढ़ सकता है, ऐसा जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा। ये भी आप याद रखेंगे। और आगे देखिए मैगजीन दुर्ग किसे कहा गया, मैगजीन दुर्ग कहाँ है, मैगजीन दुर्ग ये है। मैगजीन दुर्ग आपके अजमेर में बना हुआ है। अजमेर में इसे अकबर का किले की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई, अकबर का किला, ठीक है। क्या कहा जाता है, अकबर का किला कहा जाता है, ठीक है। अकबर का किला, इसे मतलब गोले बारूद रखा जाता था इसके अंदर, इसलिए मैगजीन दुर्ग इसका नाम रखा गया। अजमेर में बना हुआ है, अकबर इसके अंदर ठहरता था। और एक गागरान दुर्ग है, वो कहाँ बना हुआ है, गागरान दुर्ग। तो गागरान दुर्ग है वो झालावाड़ में बना है। किस नदियों की जल दुर्ग है, ये कौन सा दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरान दुर्ग। और जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरान दुर्ग। कौन सी नदियों के किनारे बना है, काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध व आहू नदी के सम्मेलन पर बना है, काली सिंध व आहू नदी जल दुर्ग है, आहू नदी। यहाँ पर संत पीपा की छतरी बनी हुई है और दरगाह भी है। और तो गागरान दुर्ग, जल दुर्ग ये हो गया, काली सिंध, आहू। और आगे देखते हैं हम। और गागरान दुर्ग में 2 पुस्तकें लिखी गई, वो आप देख लिया, असलदास खींसरी वसनिका और वैली कृष्ण रुक्मिणी की ख्यात। असलदास खींसरी वसनिका एक ग्रंथ लिखे गए थे वहां पर गागरान दुर्ग में, वो लिखे गए असलदास खींसरी वसनिका, असलदास खींसरी वसनिका, असलदास खींसरी वसनिका। वो किसने लिखी, तो असलदास खींसरी वसनिका। और एक लिख दीजिए आप वैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात, वैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात, वैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात। तो ये किसने लिखी, आप ध्यानपूर्वक देखें। तो वैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात ये लिखी आपके पृथ्वी सेन। किसने लिखी, पृथ्वी सिंह। वैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात को किसने इसकी रचना की, वो की पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। और आप देखिए, और वैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात इसकी शिवदास गांडण ने की। किसने की, शिवदास गांडण। और इसकी रचना की। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हैरांश कहा। किसका, डिंगल भाषा का हैरांश। तो पूछ लिया जाए डिंगल भाषा का हैरांश किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हैरांश कहा जाता है। तो ये आप ध्यानपूर्वक देखिए। आगे देखते हैं अब, एक मामा भांजा की छतरी है, वो कहाँ बनी हुई है बताइए आप, मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी
ये आपकी बनी हुई है जोधपुर दुर्ग में। कहाँ बनी हुई है? मामा भांजे की छतरी कहाँ बनी हुई है? जोधपुर दुर्ग के बनी हुई है, जोधपुर। तो मामा भांजे की छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? जोधपुर दुर्ग के अंदर बनी हुई है। यहाँ पर अनेक नाम की तोपें भी रखी हुई है। तो कौन कौन सी तोपें हैं वो आप देखिए। भवानी, भवानी, गजक, गजक, धूड़दानी, धूड़दानी वगैरह ये तोपें थी। और तोपों के नाम है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है ये क्या है या किस दुर्ग की तोपें हैं, तो जोधपुर के मेहरानगढ़ के दुर्ग की तोपें हैं, भवानी, गजनी, धूड़दानी, गजक और एक दो एक और है, मतलब गजनी खां। तो ये आप ध्यान रखना, ये 4-5 तोपों के नाम है अलग अलग। और आगे आप देखिए, ऐसा पूछा जाता है कि इस किले के बारे में कहा जाता है, इस किले का मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों ने करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों एवं फरिश्तों ने करवाया। परियों एवं फरिश्तों ने करवाया, ऐसा किसने कहा? ये पूछ लिया जाता है। और किस किले के बारे में कहा गया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये परियों और फरिश्तों ने करवाया, ऐसा कथन का वो कहने वाला कौन था? रुडयार्ड किपलिंग। कौन था? रुडयार्ड किपलिंग। और इसे 8वां आश्चर्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8वां आश्चर्य भी कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक पूछा जाता है सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर बनी हुई है? सालिम सिंह की हवेली, तो सालिम सिंह की हवेली वो कहाँ बनी हुई है? सालिम सिंह हवेली वो बनी हुई है आपके जैसलमेर दुर्ग में। सालिम सिंह हवेली जैसलमेर। और कौन कौन सी हवेली है? तो जैसलमेर में और भी हवेलियां हैं, वो आप देख लीजिए। एक है नतमल की हवेली है, नतमल की हवेली। एक है पटों की हवेली, पटों की हवेली। और इसे बुर्जों वाला किला भी कहा जाता है। 99 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज बने हुए हैं जैसलमेर के किले के अंदर का, ठीक है। और एक पूछा है राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन किला वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको भटनेर दुर्ग को। किसे कहा जाता है? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? हनुमानगढ़ में ये। और हनुमानगढ़ ये सर्वाधिक आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। सर्वाधिक आक्रमण हुए। कितने हुए? सर्वाधिक आक्रमण हुए इस दुर्ग पर। सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया किसने किया? वो क्या हमने भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग का बना हुआ है, हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। तो ये उत्तरी प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है इसे। और आप आगे देखिए, एक कहा जाता है जालोर की कुंजी। किस दुर्ग को कहा जाता है? जालोर की कुंजी। तो जालोर की कुंजी है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? वो आपके कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ बना हुआ है? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में बना हुआ है सिवाना दुर्ग, ठीक है। तो इसमें साका भी हुआ था 1308 में। सिवाना दुर्ग साका 1308। इसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ शासकों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। और जयनारायण व्यास हैं, इनको बाद में एक कैद किया था, वो सिवाना दुर्ग के अंदर कैद किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो आगे देखिए, नजरबंद किया था। जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में बना हुआ है। तो ये सील के टीले पर बना हुआ है। सील के टीले पर। सील का टीला। ईगल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें, ईगल। सील को इंग्लिश में ईगल कहा जाता है। और एक है जयपुर में
हवा महल का निर्माण हो गया। तो आपने आगे देखिए नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग में पूछा जाता है कि एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में किया गया। एक जैसे 9 महल, कितने? एक जैसे 9 महल, और किसने करवाया? तो एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया, वो किसने करवाया? आपके सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया निर्माण? एक जैसे 9 महलों का निर्माण, सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह ने करवाया था। वो करवाया था नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण। तो आप देखिए, और 9 पासवानों के लिए करवाया। किसके लिए करवाया? अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। एक क्वेश्चन होता है, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर है आपके, राजस्थान का वेलोर। और राजस्थान का वेलोर है वो किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो सॉरी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ दुर्ग? वो चित्तौड़ में बना हुआ है। चित्तौड़ में किस नदियों के जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग। तो जल दुर्ग आता है ये, मतलब जल दुर्ग तो ये संबल और बामनी नदियों के किनारे बना हुआ है। संबल व बामनी नदियों के किनारे बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये व्यापारियों ने बनवाया, भांडासा और एक उनका साथी और था भैंसा और रोड़ा ने। अपन राजस्थान में बोलते हैं भैंसा और रोड़ा, तो भैंसा और रोड़ा सा ने इसका निर्माण करवाया, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह ध्यान रखेंगे। एक आता है आपका मंडलगढ़ दुर्ग। वो कहाँ पर बना है? मंडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ बना हुआ है मंडलगढ़ दुर्ग? भीलवाड़ा में बना हुआ है। तो मंडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा, यहाँ सवाई मानसिंह युद्ध करने के लिए आया था महाराणा प्रताप से हल्दीघाटी का। उस समय उससे पहले मंडलगढ़ दुर्ग में उसने सैनिक प्रशिक्षण किया था। वो गया था मंडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। मंडलगढ़ भीलवाड़ा, यहाँ मंडलगढ़ में जगन्नाथ कच्छावा की छतरी बनी है। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की जगन्नाथ कच्छावा की छतरी है। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ बनी है? जगन्नाथ कच्छावा की छतरी है वो पर 32 खंभों के मंडलगढ़ दुर्ग बना है। जगन्नाथ कच्छावा महाराणा प्रताप को सौते व्यक्ति के रूप में उनको समझाने के लिए गया था कि अकबर की अधीनता स्वीकार करो। तो महाराणा प्रताप 4 लोग गए थे, तो उनमें से एक जगन्नाथ कच्छावा भी था। तो जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ बनी है? वो 32 खंभों की छतरी मंडलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी है। और राणा सांगा की भी बनी है। राणा सांगा यहाँ दाह संस्कार किया गया, राणा सांगा का दाह संस्कार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। तो पूछा जाता है कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। और महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और महाराणा प्रताप ने अपने मतलब विजय राज तिलक के बाद में जो पार्टी रखी थी वो रखी थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आगे लिखते हैं, एक सांधी के किले दागने वाला किला कौन सा था? सांधी के गोले दागने वाला किला। तो सांधी के गोले दागने वाला किला कौन सा था? तो वो था आपके सुरू का किला। कौन सा था? सुरू का किला। सफलता ऐसे हासिल नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला सल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो अपने को मंजिल को घुटने टिकवाने और सफलता हासिल करनी है तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो आप और अपने माता पिता के सपनों को साकार करो। तो आगे एक भूतों का किला आता है। भूतों का किला किसे कहा जाता है? पूछा जाए भूतों का किला किसका किला है? भूतों का
किला। तो भूतों का किला है वो किसे कहा जाता है आप बताइए। तो भूतों का किला है वो कहा जाता है आपके भानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। भानगढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग है? भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? वो बना हुआ है आपके अलवर में। कहाँ बना हुआ है? अलवर में बना हुआ है भानगढ़ दुर्ग, जिसे भूतों का किला भी कहा जाता है। आगे देखिए लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग देखेंगे आप? लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो लोहागढ़ दुर्ग का 1733 के अंदर करवाया था। 1733 में किसने करवाया था लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण? सूरजमल ने। किसने करवाया? सूरजमल। जाट राजा थे सूरजमल। कौन थे? जाट राजा। और सूरजमल थे जाट राजा। लोहागढ़ दुर्ग अजय, इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। अजय अभेद दुर्ग कहा जाता है। ये दुर्ग कोई भी जीत नहीं पाया, ना अंग्रेज जीत पाए ना मुगल जीत पाए। उस दुर्ग का क्या नाम था? लोहागढ़ दुर्ग, और सूरजमल ने निर्माण करवाया था। और आगे देखिए एक आता है सोजत किला। कहाँ है? आपको पता है सोजत किला पाली है। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत किला पाली में बना हुआ है। कहाँ बना है? सोजत किला पाली। और एक बाली किला है वो बना हुआ है पाली, बाली किला। बाली किला कहाँ बना हुआ है? तो बाली किला कहाँ है? पाली। एक आता है बाला किला, वो कहाँ बना हुआ है? बाला किला। बाला किला बना हुआ है आपके अलवर में। कहाँ बना हुआ है? अलवर में। तो ये आप ध्यान रखेंगे कुछ किलों के नाम हैं। जो एक आता है धरती का जेवर। किस दुर्ग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धरती का जेवर। धरती का जेवर। तो धरती का जेवर है वो जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? तो जूनागढ़ दुर्ग है वो बना हुआ है अपने कहाँ पे? जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है बीकानेर में। कहाँ बना है? बीकानेर में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया वो करवाया राय सिंह ने। किसने करवाया? राय सिंह। निर्माण राय सिंह ने करवाया। निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया जूनागढ़ दुर्ग को। इसका धरती का जेवर भी कहा जाता है। और यहाँ पर गजारोई, जयमल और फतेह की मूर्तियां लगी हुई हैं। जयमल व फतेह सिसोदिया, जयमल व फतेह सिसोदिया की मूर्तियां लगी हुई है। और रतन सिंह के ये थे वो जयमल व फतेह। तो जयमल व फतेह की गजारोई हाथी पर मूर्तियां हैं। किस पर? हाथी पर। कहाँ पर बन लगी हुई है जयमल और फतेह की मूर्तियां? पूछा जाता है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर लगी हुई है। आप ध्यान रखेंगे। और आखिर में आपके पूछ में राजस्थान के कौन से किले हैं जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है? यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल राजस्थान के किले, राजस्थान के दुर्ग वो कौन से हैं? तो आप ये ध्यान रखेंगे सिक्कू गाजर आम। कौन से किला है? सिक्कू गाजर और आम। काम निपट गया। सिक्कू गाजर और आम ये आपकी ट्रिक है। 6 किले थे। कितने? 6 दुर्ग। ये आप नोट कर लीजिए। 6 दुर्ग। कितने दुर्ग? 6 दुर्ग। कौन कौन से थे? तो नाम लिख दीजिए आप। पहला सितोड़, सितोड़ से कुंभलगढ़, सितोड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरौन, कुंभलगढ़, सितोड़गढ़, गागरौन, और कौन से? रणथंभौर, रणथंभौर, आमेर, और ये कौन सा था? जैसलमेर। ये थे आपके शामिल किले। तो याद रख लीजिए सितोड़, कुंभलगढ़, गागरौन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। 1 2 3 4 और 5 6। सिक्कू गाजर आम ये हो गए आपके फिनिश। तो आज की क्लास यही समाप्त कर दें। अगली क्लास में और लेंगे। अब हम अपनी 2 क्लासों के अंदर संपूर्ण जीके पूरा करेंगे। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। इसी में से लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इसी संबंधित। तो आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखी होगी। और एक बार और वीडियो को देख लेना तो आप कदापि आपके सवाल गलत नहीं होगा। और आगे रीजनिंग की 2 क्लास ली जाएगी और 1 क्लास जीके की और लेंगे।
धन्यवाद।